जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? भाष्य, भाष या फिर भाष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड ऑप्शन में जो लिखा हुआ है भाष सही उत्तर हो जाएगा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाष से बना है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। श्याम, नदी, बचपन या फिर पानी। तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? यहां पर हम बात करेंगे संज्ञा की कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो आपको 3 लगाना है। कितने? तो जब पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं तो 3 भेद होते हैं। लेकिन जब प्रश्न में हो कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते तब 5 लगाएंगे, याद रखना है, गलती नहीं करना है। तो यहां पर प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम। तो श्याम जो है ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? तो नदी जातिवाचक संज्ञा है। बचपन कैसा है? तो बचपन जो है भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो केवल आप अनुभव कर सकते, जिसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। आसान शब्दों में आपको ध्यान रखना है कि जिसे आप छू नहीं सकते उसको क्या कहेंगे? तो उसको भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो बचपन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो बचपन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? यह मेरी निजी पुस्तक है। आज अपनापन कहां है? अपनों से क्या छुपाना? आप भला तो जग भला। बात करें सर्वनाम की तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। सीधा प्रश्न एग्जाम में बनता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हो? निजवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला। ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। यह यहां पर है तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, याद रखेंगे। शिव का विशेषण क्या है? पूछा गया है शिव का विशेषण क्या है। शिवेश, शंकर, शैव या फिर शैल। तो शैव जो है ये शिव का विशेषण हो जाएगा। क्या होगा? तो शैव की बात जब करेंगे तो ये शिव का विशेषण हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस प्रकार का उदाहरण है? तो सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस प्रकार का उदाहरण है? प्रार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो यहां पर जो है पहुंच गया क्या है? पहुंच गया किस प्रकार का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा संयुक्त क्रिया। अगला है, और एक बात, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। और एक बात, एक हमने नया चैनल स्टार्ट किया है न्यूज का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के जरूर देखें। अगर आप डेली न्यूज चाहते हैं बिहार का तो हमने डेली का जो है न्यूज आपको प्रोवाइड करवाएंगे सुबह, तो आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहां पर प्रश्न है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 4, 6 या फिर 7। तो भूतकाल के यहां पर भेद पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? भूतकाल का जो भेद होता है ये 6 भेद होते हैं। कितने? तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? यहां पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप लोग कर लीजिए। जो 5वां ऑप्शन है 6, कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान काल के कितने भेद होते, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कवित्री, कवित्री, कवित्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कवि शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा ये कवित्री होता है। क्या? तो कवि का जो स्त्रीलिंग होगा ये कवित्री होता है। अगला है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से या फिर के लिए। कारक आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद होते? तो कारक के 8 भेद होते। कितने? तो कारक के 8 भेद होते। ने जो है किस कारक की विभक्ति है? तो कर्ता की। कर्ता ने
आपको याद रखना है। कर्ता ने कर्म को किसका है तो कर्म का है, किसका है तो को जो है ये कर्म का है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से किसका है तो कर्ण का है। लेकिन कर्ण किसके लिए, से जो होगा याद रखेंगे, से कर्ण का भी है और अपादान का भी है, लेकिन से का जो अर्थ होगा के द्वारा जब होगा तब वहां पर कर्ण कारक होगा, और जब से का अर्थ अलगाव से होगा, किससे होगा तो जब से का अर्थ अलगाव से होगा तो वहां पर अपादान कारक होगा। इनमें से अपादान कारक पूछा गया है तो उससे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। के लिए किसका है तो संप्रदान के लिए, संप्रदान का जो कारक चिन्ह के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। तो इस प्रकार आपको कारक चिन्ह याद रखना है, कारक चिन्ह याद रहेंगे तो आप प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगला है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो समास की बात करेंगे, पूछा जाता है कितने भेद होते तो 6 भेद होते। अव्ययीभाव समास में क्या होगा तो अव्ययीभाव समास में आपको उपसर्ग लगा हुआ जरूर मिलेगा। क्या लगा हुआ मिलेगा तो उपसर्ग लगा हुआ मिलेगा। तत्पुरुष क्या होगा तो कारक चिन्हों का लोप होगा तत्पुरुष में। द्वंद्व में दोनों पद जो है प्रधान होंगे। द्वंद्व समास में क्या होगा तो दोनों पद प्रधान, जैसे कि रात दिन हो गया, बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होंगे। द्विगु की बात करेंगे तो पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर यथाशक्ति, शक्ति में यथा उपसर्ग लगा हुआ है, हमने आपको बताया जब उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है इनमें से कौन छायावादी कवि है, दिनकर, नागार्जुन, धूमिल या फिर जयशंकर। आसान है, कोई गलत करेगा नहीं, बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावादी कवि है। नेक्स्ट है कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया, निराला, पंत, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्रा। तो कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया, राइट आंसर है निराला ने। किसने तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी, अवधी, मगही, मैथिली या फिर खड़ी बोली। तो जयशंकर प्रसाद की जो काव्य भाषा है सही उत्तर होगा क्या है तो खड़ी बोली है। क्या है तो खड़ी बोली हिंदी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा क्या है तो खड़ी बोली हिंदी है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। तो मगही, भोजपुरी और मैथिली ये क्या है तो ये बिहारी बोली है। क्या है तो बिहारी बोली है, लेकिन अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी की उपबोली है, याद रखेंगे। अगला है विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है तो कल का। अगर प्रैक्टिस सेट आपने हमारा देखा है तो गलत नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस जब पूछा जाए तो 14 सितंबर होगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर, लेकिन जब विश्व हिंदी दिवस की बात हो तो 10 जनवरी आपको लगाना है, याद रखिएगा। अगला है 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। कल भी हमने इस प्रश्न का जिक्र किया था, अगर आपने देखा होगा तो निश्चित याद होगा। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो संवैधानिक भाषाओं की जब संविधान लागू हुआ था तब केवल 14 संख्या थी। कितनी तो केवल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 22 भाषाएं हैं। कितनी तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे 14, क्या लगाएंगे तो 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी तो 14 इसका राइट आंसर होगा। अगला है हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। अनुच्छेद 343, 348, 349 या फिर 351। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। किसमें तो हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है तो 351 में। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ण है। क्या है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ये वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्प प्राण। तो निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है तो राइट आंसर होगा विसर्ग। क्या होगा तो निम्नलिखित में से कौन जो है अयोगवाह है तो विसर्ग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा होता है तो अंक और आदो होते हैं, कितना तो याद रखेंगे। अगला है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर या फिर वर्ग के पंचम अक्षर। तो बताना है यहाँ पर जो है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं तो वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 8, 9, 11 या फिर 14। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या ये 11 है। कितना तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है आप लगाएंगे कितना तो 11 लगाना है, याद रखेंगे।
निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, या फिर उत्साह। आसान है, दिल्ली हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि, समास, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। याद रखना है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, एक, दो, तीन या फिर चार। तो संधि के जो प्रकार होते हैं, संधि तीन प्रकार की। कितनी, तो संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर पूछा जाता है कि स्वर संधि के फिर कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि के फिर 5 प्रकार होते। कितने, संधि के कितने प्रकार होते, तो 3, लेकिन जब पूछ लिया जाए स्वर संधि के कितने पार्ट होते तो 5 होते, याद रखिएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दयानंद, दयानंद में आपको संधि बताना है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जब भी आपको बीच में बड़ा आ का मात्रा मिल जाए, बड़ी ई का मात्रा मिल जाए, तो वहां पर आप दीर्घ संधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो दीर्घ संधि। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसमें आती, तो स्वर संधि में आती। किसमें, तो स्वर संधि में। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, गण, वर्ग या फिर प्रेस। तो इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, गण, वर्ग या फिर प्रेस। तो लोग भी है समूहवाचक, गण भी है समूहवाचक, वर्ग भी है समूहवाचक, लेकिन जो प्रेस है ये समूहवाचक नहीं है। नेक्स्ट है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विग, ज्ञान, वी या फिर अन। तो ज्ञान में क्या, तो ज्ञान में वी प्रत्यय लग करके क्या बन गया, तो विज्ञान बन गया। तो यहां पर क्या उपसर्ग है, तो वी उपसर्ग है। वी में ज्ञान प्रत्यय लग करके विज्ञान बन गया। तो वी क्या है, उपसर्ग है, ज्ञान क्या है, तो ये प्रत्यय है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है, अन्वय, चतुरानंद, दिन रात या फिर त्रिभुवन। तो निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, मैंने आपको बताया द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, अनुवय, चतुरानंद, दिन रात या फिर त्रिभुवन। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा त्रिभुवन होगा। क्या होगा, त्रिभुवन में जो है द्विगु समास है। नेक्स्ट है, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। द्वंद्व समास में मैंने आपको बताया दोनों पद जहां पर प्रधान हो, क्या हो, तो दोनों पद प्रधान हो, दोनों एक दूसरे के विलोम हो। जैसे पीतांबर, तो पीला है जिसका अंबर, तो ये किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहा है, तो वह वीर समास होगा। नेत्र से हीन तत्पुरुष समास, चौराहा, चार राहु का समूह, तो ये क्या हो गया, जो है द्विगु समास। लेकिन रुपया, पैसा, ये क्या है, ये द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। अगला है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, गलत करेंगे नहीं अगर ध्यान से सुनते हैं तो। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। पाप पुण्य दोनों एक दूसरे के विलोम, दोनों पद प्रधान, आसान है, द्वंद्व समास होगा। क्रमधारय में विशेषण विशेष का संबंध होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाची, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप। अगला है और अंतिम प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो देश प्रेम में, देश से प्रेम, मैंने आपको बताया जहां पर कारक चिन्हों का लोप होगा, तो यहां पर होगा देश से प्रेम। तो जब से आ गया कारक चिन्ह तो क्या हो जाएगा, जब से कारक चिन्ह का लोप है यहां पर, तो तत्पुरुष समास होगा। 31 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। गौशाला में कौन सा समास है, कमेंट में जरूर बताएं। तत्पुरुष होगा, द्वंद्व होगा, द्विगु होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं गौशाला में कौन सा समास है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।